गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। पाठ चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के अंदर बात करेंगे इसकी अभिक्रिया की। सबसे पहले बात की थी पिछले लेक्चर में, जो आपने देखा होगा, जो फर्स्ट लेक्चर था। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था एक अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी ज़रूरी है, जिसमें हमने बात की थी CO2 प्लस H2O। अब कितने CO2 हैं कितने H2O हैं ये भी याद रखने ज़रूरी है। यहाँ पर 6 अणु CO2 के और 12 अणु H2O के मिलकर निर्माण करते हैं C6H12O6 का। ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। C6H12O6 ग्लूकोज का अणुसूत्र है। ग्लूकोज का ये निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ही बन रहा है, यहाँ साथ में और भी कुछ बन रहा है। जो साथ में बन रहा है, जो हमें मिलेगा, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, वह है CO2। चलो CO2 तो यहाँ यूज़ की है ना, तो CO2 यहाँ पर नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी O2 और साथ में जल। CO2 श्वसन में बनती है। जब आप श्वसन की अभिक्रिया पढ़ते हैं तो वहाँ निर्माण होता है CO2 का, तो वहाँ O2 का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर आप CO2 को यूटिलाइज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, और निर्माण होगा ऑक्सीजन का। अब कितने ऑक्सीजन हैं? 6 और H2O भी है 6। तो टोटल यहाँ पर 6 O2 है, 6 H2O है। तो आपके पास में 6 CO2, 12 H2O, तो 12 अणु हैं जल के, 6 अणु हैं CO2 के। कहाँ से आई है? तो पादप इनको ले रहा है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पादपों में मिलती है, जिनमें H2O को अपने जड़ों की सहायता से, मिट्टी से, मृदा से ग्रहण करते हैं। CO2 को वायुमंडल से लेते हैं और उससे निर्माण करते हैं ग्लूकोज का, जिसमें साथ में O2 और तथा जल भी बनता है। ये सब अंतिम उत्पाद हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के। एक यहाँ पर इस तीर के निशान के ऊपर लिखा था सूर्य का प्रकाश और साथ में हरित लवक। तो इस अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक आवश्यक है। यह अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। CO2 का ग्लूकोज के अंदर अपचयन हो रहा है, जल के अणु का O2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ बात करेंगे हरित लवक की। लवक की बात करते हैं। लवक क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जब कोशिका विज्ञान पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो सेल बायोलॉजी में आपने देखा होगा कि लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्राणी कोशिकाओं में लवक नहीं होते हैं। तो लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, जो पादप झिल्लियों में, पादप कोशिकाओं में मिलते हैं, और उसमें भी लवक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के हैं, जिनमें से हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये दोनों वहीं पर कोशिका विज्ञान में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उनकी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं हरित लवक की। अब हरित लवक क्या है और इसकी संरचना कैसी है, इस लेक्चर में हरित लवक की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो जो हरित लवक की संरचना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। हरित लवक के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी है, जिनको नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर एक इसकी संरचना की बात कर रहे हैं, और संरचना से भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगी। तो सबसे पहले जब इसकी संरचना की बात करेंगे तो ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ये एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, 2 झिल्लियां हैं इसकी,
पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों झिल्लियों के अंदर, अब ये जो अंदर का भाग है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है मैट्रिक्स, यहाँ होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है, कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसी है, इसको कहते हैं थैलेकॉइड। इस संरचना को कहते हैं थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड का जो बंडल है, थैलेकॉइड का बंडल कहलाता है ग्रेना। इस पूरे को, जो पूरा बंडल है, इसको ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के बीच में कुछ पट्टियाँ होती है जो इनको जोड़ कर रखती है, कुछ इस प्रकार। यहाँ आप और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेना के मध्य उपस्थित होती है ग्रेना लेमिला, स्ट्रोमा लेमिला इनको कहते हैं। स्ट्रोमा में है तो इनको स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। तो सिंपल से स्ट्रक्चर है। नाम इनके अगर लिखें, नाम काफ़ी सारे हो जाएंगे। ये बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, दोनों झिल्लियों के मध्य अंतर झिल्ली अवकाश, दोनों झिल्लियों के मध्य अंतर झिल्ली अवकाश। इसके बाद में यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर, ये एक संरचना, इसको कहते हैं थैलेकॉइड। इसको थैलेकॉइड कहते हैं। और ये पूरी संरचना अगर बात करें तो इस पूरे को कहते हैं ग्रेना। ये पूरी संरचना ग्रेना कहलाती है। ये स्ट्रोमा है, ये जो खाली स्थान है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पर ये जो पट्टियाँ दिख रही है आपको, इन्हें स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। ये पट्टियाँ स्ट्रोमा लेमिला कहलाती है। ये तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचनाएं भी उपस्थित होती है। ये दानेदार संरचना यहाँ पर उपस्थित होगी। इन्हें राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपने कोशिका विज्ञान में पढ़ा होगा। और ये है 70S टाइप के राइबोसोम्स। आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। राइबोसोम्स होते हैं 70S 80S प्रकार के। 70S प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। 80S प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S भी है, 80S भी है। तो इसमें से 70S कहाँ पर है और 80S कहाँ पर है? तो जब बात करें 70S की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो 70S प्रकार के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में, प्लास्टिड में उपस्थित होते हैं। 80S राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वो केंद्र के बाहर के चारों ओर उपस्थित होती है। तो यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रक्चर, यहाँ पर DNA भी होता है, यहाँ पर DNA भी होता है। तो मैं एक DNA भी यहाँ पर बना सकता हूँ। यहाँ पर एक DNA भी उपस्थित है। इस DNA के बारे में आप ये जान सकते हैं कि ये DNA दोहरी झिल्ली युक्त है और गोलाकार है। गोल है
और दोहरी झिल्ली युक्त है। जैसा हमारा डीएनए भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, बैक्टीरिया का डीएनए भी द्विरज्जुकी होता है। दोहरी झिल्ली तो नहीं कहेंगे, झिल्लियाँ नहीं है इसके ऊपर, बट द्विरज्जुकी डीएनए है ये। इसमें दो रज्जुक इसमें उपस्थित है, दो लड़ियाँ हैं इसमें। रज्जुक जो है वो लड़ियाँ इसकी जो है उसको लड़ियाँ वो रज्जुक कहेंगे। तो द्विरज्जुकी डीएनए जिस पे गोलाकार है ये और बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा, जीवाणु की तरह। तो एक जीवाणु जैसा डीएनए यहाँ पर लवक के अंदर, प्लास्टिड के अंदर, हरित लवक में उपस्थित होता है। इसके अलावा इस स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, शर्करा होती है, ये सब चीज़ें उसमें घुलनशील अवस्था में उपस्थित होती है। तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर थी हरित लवक की जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसके अंदर ये काम कैसे आएगा हमारे, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है। तो जो हरित लवक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। यहीं पर हरित लवक के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होगा। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसको मैं लाइट रिएक्शन और इसको डार्क रिएक्शन भी कह सकता हूं। प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं इसे। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में ही होगी, लेकिन इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, दो अभिक्रिया हो रही है। कहाँ पर हो रही है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है थैलेकॉइड के ऊपर, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है थैलेकॉइड के ऊपर, और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा के अंदर। तो यहाँ पर थैलेकॉइड और स्ट्रोमा दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों यहाँ पर यूजफुल है। तो पूरा प्रकाश संश्लेषण जिसमें प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी, ये दोनों अभिक्रिया आपने कर दी, इसका मतलब आपने प्रकाश संश्लेषण कर दिया। तो प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आपने प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया चलाई, इनकी साइट क्या है? थैलेकॉइड और स्ट्रोमा। बस ये इतना सा स्ट्रक्चर था, संरचना थी हरित लवक की, और इसका कार्य क्या, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है, जिसको इस लेक्चर में डिस्कस किया है।